गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर एक जो 23 सितंबर है इसके लिए जो भी करंट अफेयर्स होगी इम्पोर्टेंट है, हम लोग वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इस सेशन में जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट होंगे उसको ही कवर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कुछ दिखावा ही हो वीडियो में, जो करंट अफेयर्स उसको ध्यान रखे। बाकी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होती है हम लोग अपना सेशन प्रतियोगिता दर्पण कवर कर रहे हैं, जो बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक सक्सेस मिरर को कवर कर रहे हैं। जिसको जो बुक अच्छी लगती है समय की स्पीडी बुक, जिसको जो पसंद आए उस बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती है वो वहाँ ज़रूर रहती है। ये तो एक डेली की है, एक न्यूज़ बेस्ड जानकारी बेस, तो इसको पढ़ते हैं और कवर करते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या है आज के दिन की, ये पहले नंबर की न्यूज़ है हमारी आज की। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें एक मिनट, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि विश्व राइनो दिवस के बारे में बताया जा रहा है कि विश्व राइनो दिवस जो है उसके बारे में इतिहास, उसका महत्व बताया जा रहा है कि ये हर साल कब मनाया जाता है। तो ये 22 सितंबर को मनाया जाता है और ये विश्व राइनो दिवस है। और यह विशेष दिन राइनो से संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और इसके सदस्यों को अपने स्वयं के अनूठे तरीके से राइनो को मनाने का अवसर प्रदान करता है, ये विश्व राइनो दिवस। और आगे क्या है इसमें कि राइनो की सभी 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की तरफ ध्यान उत्कृष्ट कराने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये बात 2 पॉइंट समझ गए होंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है कि गैर सरकारी जो चिड़ियाघर वगैरह हैं इनके जो राइन मनाने का अवसर प्रदान करें और जागरूकता फैलाने के लिए राइनों के प्रति उसकी ओर आकर्षित करता है ये। और कब मनाया जाता है? 22 सितंबर के दिन। अगली न्यूज़ में क्या है, ये अपने दूसरे नंबर की न्यूज़ है। इसमें क्या है, वर्ल्ड रोज़ डे 2022, इसके बारे में जान ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, विश्व गुलाब दिवस। तो दुनिया भर में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस यानी कि वर्ल्ड रोज़ डे मनाया जाता है। कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। किसके रूप में? वर्ल्ड रोज़ डे के रूप में। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य ही यह है कि कैंसर से लड़ने वाले लोगों की जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियां लाना। तो वर्ल्ड रोज़ डे का मतलब यहाँ पर इससे होता है, कई लोग गलत तरीके से इसको लेते हैं। 3rd नंबर की जो हमारी न्यूज़ है, इस न्यूज़ में कवर अप किया गया है कि जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड से सम्मानित किया। ध्यान रखना इस बात को, किसने किया और कितने लोगों को किया है अवार्ड से संबंधित। तो पढ़ लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इस फाउंडेशन को ध्यान रखें, ने भारत की राधिका वन्ना और अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लायन को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, जिसे क्या बोला जाता है, SDG को प्राप्त करने की दिशा में उनके असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया है। दूसरी बात में क्या बताया है कि फाउंडेशन ने यह भी कहा कि इन लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में इन्हें अपने समुदाय और दुनिया भर में सतत विकास से लक्ष्यों की दिशा में किए गए कार्यों के जरिए समाज में बदलाव करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो आप पूरी न्यूज़ को समझे होंगे कि देखिए कोई भी अवार्ड कब इम्पोर्टेंट होता है ये समझें, जब उस अवार्ड में कोई ना कोई भारत का रिलेटिव हो या मिला हो, चाहे किसी भी प्रकार का अवार्ड हो, वो अवार्ड हमारे लिए काफ़ी मायने रखने लगते हैं। या भारत का उसमें कोई पार्टिसिपेट हुआ हो या कोई मिला हो भारत का, इस वजह से ऐसे अवार्डों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अगली जो हमारी 4थे नंबर की न्यूज़ है कि PM केयर फंड, सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को ट्रस्टी नियुक्त किया है।
ठीक है, इस बात को समझ ले रहे क्या है न्यूज़। देखें, बताया है न्यूज़ में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने रतन टाटा को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है। ये ध्यान रखना है कि पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी कौन हो गया है, रतन टाटा। रतन टाटा के साथ देश के कई अन्य समितियों सम्मानित व्यक्तियों को भी पीएम केयर फंड्स की सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया है। ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इसकी बैठक जो संपन्न हो गई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। देखें, इन न्यूज़ों को पढ़ने का एक फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि हमें मंत्री याद हो जाती, क्योंकि बार बार रिवीजन होता है, कहीं ये इस विभाग के मंत्री, इस विभाग के मंत्री, तो इनका रिवीजन अच्छा होता है। इस वजह से इनको पढ़ना भी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो क्या है, कैबिनेट के सौर सेल के अतिरिक्त पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने किसकी बात कर रहे हैं कि कौन सी योजना को मंजूरी दी है, पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सौर फोटोवोल्टिक, जिसे क्या बोलते हैं, पीवी मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए और प्रदर्शन लिक्विड प्रत्याहरण योजना की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देखो यहाँ से एक मंत्री फिर से कवर हो गए, अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता में घोषणा की कि पीएलआई योजना की दूसरी किस्त के साथ सरकार उम्मीद कर रही है कि देश में पूरी तरह से और आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉडल की लगभग 85 गीगावाट प्रति वर्ष विनिर्माण की क्षमता स्थापित की जाए। तो जो सौर ऊर्जा वाले प्लांट के लिए मंजूरी की दूसरी किस्त की दी गई है भारत सरकार की तरफ से। अगली जो न्यूज़ है इसमें बताया है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के बारे में बताया, जानिए और इसका क्या फ़ायदा है। देखिए, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को क्या किया है, शुरू किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, अंतिम छोर तक त्वरित वितरण है। इसका उद्देश्य पूछ सकते हैं पेपर में, और इसकी योजना के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या है। तो करना है, साथ ही परिवहन में संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना है। देखिए, प्रधानमंत्री ने इस पॉलिसी की शुरुआत करते हुए इसकी सभी खूबियां गिनाई और अपने संबोधन में यह भी कहा कि विकास की तरफ बढ़ते भारत को यह नीति एक नई दिशा देगी। ठीक है ना। अगली न्यूज़ पे आते हैं। देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 IIT के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस न्यूज़ में क्या बताया है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे IIT बोला जाता है, में निदेशकों की नियुक्ति की मंजूरी दी है, जिनमें से 2 को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। जो 8 हैं, 8 में से 2 ऐसे हैं जिनको दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया और 6 को नए हैं। देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन IIT संस्थानों के निर्देशकों की नियुक्ति की मंजूरी दी है उनमें से कौन से हैं, IIT गोवा है, IIT पलक्कड़ है, और IIT तिरुपति है, IIT धारवाड़ है, IIT भुवनेश्वर है, IIT गांधीनगर है, IIT भिलाई है, IIT जम्मू भी शामिल है। ठीक है। अगली न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ है, भारत में शुरू होगा MotoGP चैंपियनशिप। इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं। भारत में 2023 में ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपनी पहली MotoGP विश्व चैंपियनशिप दौड़ की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। तो ये भारत में होना है, और भारत में कहाँ पे होना है, नोएडा में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। भारत अगले साल ग्रेटर नोएडा की बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में पहली मोटो ग्रांड प्री विश्व चैंपियनशिप रेस की क्या करेगा, मेज़बानी। देखें, इसे ग्रांड प्री ऑफ भारत नाम दिया गया है। इसका ये इम्पोर्टेंट है, इस बार ध्यान रखना इस बात को। और मोटो ग्रांड प्री के व्यावसायिक अधिकारों के मालिक डोरना और नोएडा में बसे रेस प्रमोटर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट ने अगले 7 वर्षों तक भारत में प्रीमियर है 2 पहिया रेसिंग प्रतियोगिता की मेज़बानी के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो इस न्यूज़ में आप
बात समझ गए होंगे। अगली जो न्यूज़ है उसमें क्या बताया है कि चेक गणराज्य लिंडा फ्रुट्रोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता। नाम याद रखना इनका। देखिए, चेक गणराज्य की 17 वर्षीय लिंडा फ्रुट्रोवा ने चेन्नई ओपन 2022 WUTI, किसकी बात करें, WUTA 250 टेनिस एकल जीतने के लिए शानदार वापसी की। लिंडा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया। चेक गणराज्य की रहने वाली यंग लिंडा चेन्नई ओपन WTE 250 टेनिस टूर्नामेंट की एकल फाइनल में नंबर 3 की खिलाड़ी सीड मैग्डालिनेट को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर अपना पहला टूर खिताब जीत लिया। तो ध्यान रखना, कभी आ जाते हैं ऐसे भी क्वेश्चन। अगली न्यूज़ में क्या है, संस्कृत विद्वान पद्म श्री आचार्य रामायण शुक्ल का क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये पद्म श्री से सम्मानित थे, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गए। 90 वर्ष इनकी उम्र थी और संस्कृत व्याकरण, वेदांत शिक्षण और आधुनिकीकरण के लिए इन्होंने नए नए आविष्कार किए और दिशा में कदम बनाए, और इनकी जो लोकप्रिय रूप से अभिनव पढ़नी भी कहा जाता था। इनका ध्यान रखना ये बात कि अभिनव पढ़नी के नाम से किसे जाना जाता था। तो कौन है, आचार्य रामायण शुक्ल। देखें, एक न्यूज़ यहाँ पर आई है जिसमें बताया कि भारत में मंदी की संभावना अब नहीं है। किसकी रिपोर्ट में बताया गया है, S&P की रिपोर्ट में बताया है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी है ये S&P ने बताया कि अमेरिका और यूरो क्षेत्र में भले ही मंदी की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन भारत पर इसका असर नहीं होगा। तो भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसने ऐसा क्यों कहा, इसने कहा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है और विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार भी भारत के पास है और कंपनियां भी अच्छा कमा रही हैं। ठीक है, तो भारत में भी मजबूती काफ़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक और न्यूज़ है अर्थव्यवस्था से, जिसमें ADB ने भारत के लिए 2022-23 GDP विकास दर का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, 7%। तो ये ADB तो एशिया डेवलपमेंट बैंक होता है, ये तो कभी कहती नहीं है। तो भारत की GDP जो ग्रोथ है, इन्होंने बताया कि 2022-23 में 7.2% से घटकर कितनी हो गई है, 7%। तो दूसरे में ADB ने जारी फ्लैगशिप ADA रिपोर्ट की सप्लीमेंट में वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 13.5% दर से बढ़ी थी। ये भी बताई थी और अभी क्या कर दी है, कम कर दी है। देखें अगली न्यूज़ में, देखें रेटिंग जो एजेंसी क्रेडिट स्विस ने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी की है, इसको हम समझ ले रहे हैं। तो रेटिंग एजेंसी जो क्रेडिट स्विस ने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार भारत में आय से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चला है कि कोरोना काल में देश आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ गई थी और 2020 में दर अपने चरम यानी कि 82.3% तक पहुंच गई थी और 2021 में भी यह बरकरार थी। साथ में इन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में दुनिया भर में तबाही मची हुई थी। इस दौरान लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, करोड़ों लोगों की नौकरियां भी चली गई थी, तो अभी भी नहीं मिली हैं करोड़ों लोगों में से। इस वजह से देश में आर्थिक असमानताएँ भी बढ़ गई थी। क्रेडिट स्विस के मुताबिक 2021 में भारत में 7.96 लाख करोड़पति थे, जिनकी संख्या 2026 तक कितनी 105 से बढ़कर 16.32 लाख हो जाएगी। काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर एक न्यूज़ है RBI की कि RBI ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 3 नए डिजिटल भुगतान की पहल की शुरुआत की है। तो काफ़ी ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं डिजिटल भुगतान। तो देखें भारत की RBI की गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। इन्होंने 3 नए डिजिटल भुगतान के लिए एक और पहल शुरुआत कर दी। अब इनमें देखे ले रहे इन्होंने RBI ने इसमें कौन से आयोजित ग्लोबल फिनटेक्स फेस्टिवल 2022 में किसकी 3 कौन से
यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट, भारत बिल पे, क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट इनको की है। तो वही है डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना देने के लिए, और ये अच्छी भी बात होती है। सेना से है, भारतीय नौसेना ने 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस अजय को सेवा मुक्त किया है। आईएनएस पिछले न्यूज़ में भी किया था, एक को पनडुब्बी थी, अब किसको, आईएनएस अजय को भी सेवा मुक्त कर दिया है। इन्होंने 32 साल इसकी सेवा दी है। तो देखें, अजय को सेवा मुक्त किया है, पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। कारगिल युद्ध में आईएनएस अजय ने अहम भूमिका निभाई थी। आईएनएस अजय की विदाई समारोह पर पारंपरिक तरीके से मुंबई के नवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताक, जहाज के डेमोसेंसी पेनेट आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया था, जो जहाज की कमीशन के अंत को प्रतीक करता है। तो आईएनएस विक्रांत, ये सभी पनडुब्बी जहाज इस तरह की आती हैं ये सब चीज़ें। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी। इसको केवल न्यूज़ की तरह ही आप लोग पढ़ा करेंगे, क्योंकि इसको याद तो कर नहीं सकते, इसको बस पढ़ सकते हैं। बाकी प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर, जो भी बुक आपको पसंद होती है इस पर पढ़ाई जाती है, उसमें अपनी नॉलेज को कंप्लीट कर लीजिए करेगा। थैंक यू देखने के लिए, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और काफ़ी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू आप सभी का देखने के लिए।